क्यों कुछ भाई तो पहले इंतज़ार कर रहे हैं। आवाज़ मेरी क्लियर होगी? एक बार मैसेज में आप बता दो। और आज कुछ बोर्ड भी आपको शायद क्लियर दिखेगा। लगभग 3 क्लास में हमने होता है। दूसरा ये है कि इसमें ये समझ का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। उसको एक मतलब काम वेग की बात करें या उसको एक आनंद की मज़े लेने की बात करें, उसमें हम समझ लेते हैं। समझ नहीं आता ये। और तीसरी बात ये है, इसमें जो सीधा लिख देता हूँ मैं, जो सेक्सुअल पोजीशंस बताई हैं उसका टारगेट आज के मॉडर्न जो लोग हैं उन्होंने इसको केवल और केवल भोग के लिए जोड़ दिया है। भोग ही टारगेट पे ले लिया है और इसलिए जब भी इसकी बात होती है तो लोग इस पे मजाक के रूप में ले लेते हैं। सुशील भाई नमस्कार। साहिल भाई, अजय भाई वंदे मातरम। जो भाई सबसे सक्रिय रहे इस चर्चा में साहिल भाई हैं और बाकी तो जितने भी साथी जुड़े हैं वो बहुत सक्रिय ही रहे हैं। लेकिन इसमें बार बार निवेदन भाई साहिल जी का था, साहिल नयन जी का, और इसके कारण से हम इस पे चर्चा करते रहे। आज से मैं जब भी हमने इस पे चर्चा की है तो अब मुझे ये लगेगा कि जितने साथियों ने इस लेक्चर को सुना है वो अब के बाद इस ग्रंथ को, जो इतना काम का समाज के लिए बहुत महान ग्रंथ है, उसको एक नए दृष्टिकोण से देखेगा। तो ये तो हमें समझ आई गई थी कि ये पॉइंट जो है इसके बारे में वात्स्यायन ऋषि ने वात्स्यायन समाज के बारे में जो लिखा उसमें सबसे गंभीर मुद्दे को पकड़ा जहां पे कोई बात नहीं करता। सबसे गंभीर और सबसे कम चर्चा में रहने वाला ये विषय है और ये बहुत ज़रूरी भी है। मैं पहले की तरह एक बात ज़रूर कहूँगा कि आप 6 साथी जुड़े हैं, 6-7 साथी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, कुछ और साथी जुड़ जाएं। पता नहीं क्यों कुछ वीडियो से बहुत कम साथी आते हैं। अब या तो उनको समझ नहीं आता है या फिर वो विषय की गंभीरता को नहीं समझते हैं। चलो फिर भी चर्चा शुरू कर लेते हैं कि भाई जिस विषय को लेके सीधा सुनना चाहते हैं सारे साथी, उस पे हम बात करते हैं। साथियों, जब भी हमने अभी तक बात की है, चर्चा की है, उसमें जो मुख्य विषय है वो ये है कि एक सात्विक संतान पैदा हो, एक जोशीली ऊर्जावान
संतान पैदा हो, माँ बाप की बात मानने वाली पैदा हो। इस पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे ज़रूरी है वो है शुद्धि। अब ये शुद्धि किस लेवल पे है? ये 3 स्तर पे है, वैचारिक, मानसिक और आत्मिक। अब ये जो है ये तीनों स्तर पे शुद्धि है। अब इस पे तीनों पे हम एक एक बिंदु पे बात करेंगे। साथियों क्या है, जैसा मेरा विचार है वैसा ही मेरा जीवन है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से चर्चा करूं, इन तीनों पे बात आ जाएगी। जैसे जब भी, क्योंकि मैं ये विचार जो कर रहा हूँ, जो हम लाइव सेशन ले रहे हैं, ये इसमें सबसे मुख्य विषय है कि हम इसको एज ए होल देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई केवल हम डायरेक्ट बात कर लेंगे बच्चा कैसा हो, बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया क्या है, वो तो सबको पता है। लेकिन एक बहुत बड़े विराट रूप में हम चीज कर रहे हैं, एक विराट रूप में बात करेंगे। जैसे क्या होता है, शरीर जो अपना जीवन है उसमें 5 पड़ाव हैं, इसमें 5 पड़ाव हैं। और ये जो 5 पड़ाव हैं इनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, इनके बारे में सोचना। साथियों एक बार लिखिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, शायद ये 5 पड़ाव हैं शरीर के। अब इस मन के स्तर पे भी ऊर्जा है, प्राण के स्तर पे भी, अन्न के भी, विज्ञान के भी और आनंद के भी। मान के चले कि हमारे पास मन में 100 कैलोरी ऊर्जा है, प्राण में भी, अन्न में भी, विज्ञान में भी और आनंद में भी, सभी में 100-100 ग्राम ऊर्जा है, 100-100 कैलोरी ऊर्जा है, मान के चलते हैं। अब हमें एक चिंता आई, हमें एक समस्या आई, हमने चिंता करना शुरू कर दी, और जब चिंता करने लगे तो 100 कैलोरी ऊर्जा हमने खर्च कर दी। लेकिन जैसे ही समस्या का समाधान हो गया तो वो अपनी रिकवरी कर लेगा और वो ऊर्जा फिर 100 ग्राम पे चली जाएगी। ग्राम मतलब इसको उदाहरण के तौर पे समझना, 100 कैलोरी पे चली जाएगी। ऐसे ही करके अगर वो चिंता बढ़ गई, उसने 100 कैलोरी ऊर्जा खर्च कर दी और फिर उसका समाधान हो गया, तो फिर से वो 100 ग्राम पे 100 कैलोरी पे चली जाएगी। मान के चलिए एक चिंता ऐसी आई, एक ऐसा गलत काम हुआ कि वो चिंता बढ़ती चली गई, बढ़ते 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 समस्या ये आई कि उसने 500 कैलोरी खर्च कर दी। अब ये अगर ये चिंता इतनी बढ़ी कि इसने 100 कैलोरी को पार कर दिया, तो अब क्या आएगा? अब अगली ऊर्जा कहाँ है? अब अगली ऊर्जा है, शिफ्ट करेगी प्राण वाली ऊर्जा पे। अब मान के चले 100 खर्च कर दी, 100 यहाँ पे है, फिर भी ये चिंता बनती चली गई, ऐसे लगातार बनी रही। फिर 200 भी खत्म हो गई, फिर ये अन्न वाले पे आएगी, फिर ये चिंता बनती चली गई। ऐसे करके ये सारे ऊर्जा को खर्च कर देगी। और जब खर्च होती है ऊर्जा, सबसे पहले मन खराब होता है, फिर उसके बाद ये खराब होते होते आनंद चला जाता है, मस्ती चली जाती है आदमी की। कैसे चली जाती है? जब आप देखिए जिसको बहुत ज्यादा चिंता होती है उसके सांस सबसे ज्यादा उखड़ते हैं, यानी उसको जो रोग होंगे वो रोग होंगे, यहां पे जो समस्या आती है यहां पे होंगे मानसिक रोग। मानसिक रोग आएंगे, इसको ध्यान से समझना, बहुत गजब का चैप्टर है ये, बहुत गंभीर विषय है। मानसिक रोगों में नींद नहीं आना, नींद न आना, सिर का दर्द, ये मानसिक रोग आएंगे। और ये जो है ये सिस्टम आपको मिर्गी के दौरे की तरफ लेके चला जाता है। अगर आपका तनाव बढ़ गया है तो ये आपको मिर्गी के दौरे की तरफ भी लेके जा सकता है। कहीं पे कोई भी समस्या आए समझने में तो आप रोक देना बीच में, क्योंकि ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं मैं, ये जो ऊर्जा है ये मां की ऊर्जा और पिता की ऊर्जा, दोनों की जो ऊर्जाएं हैं वो जब तक संतुलित नहीं होंगी तब तक उनका शरीर शुद्ध नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं होगा। शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो ये जो है शुक्र शुद्धि और रज शुद्धि ये भी नहीं होगा। जब ये होगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता।
तो जो मैं बात कर रहा हूं मानसिक वैचारिक, वो यहां है। ठीक है, यहां पे है मानसिक, मन से बनेंगे विचार, ये इस सिस्टम को खराब कर देंगे। और फिर तीसरा है आत्मिक, आत्मा में आनंद होता है तो वो आनंद को खराब करेगा। अब होगा ये मन खराब हुआ। फिर जैसे ही प्राण की ऊर्जा खत्म कर दी चिंता ने, तो समस्याएं कौन कौन सी आएंगी? अस्थमा, फेफड़ों के रोग, और भी जितने फेफड़ों के रोग होते होंगे, अस्थमा मुख्य है, और फेफड़ों के रोग होंगे जिसको ये समस्या आएगी। फिर भी वो नहीं टिका तो क्या होता है? फिर ये अन्न पे असर करेगी, यानी पाचन तंत्र पे। ये कौन सा तंत्र है? ये तंत्र है श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने वाला तंत्र। नाक है, गला है, फेफड़े हैं, और ये जितना भी श्वसन तंत्र है। ये मन वाला है, ये वाला प्राण, ये तंत्र है प्राण का श्वसन तंत्र। अन्नमय तंत्र है पाचन तंत्र। तो जैसे ही प्राण बिगड़ेगा, सांस ऊपर नीचे होगा, तो उसका पाचन खराब होगा। पाचन खराब होते ही कब्ज होगी, गैस बनेगी, अल्सर होगा, घुटने के दर्द होंगे, और पाइल्स होंगी, और उसके बाद कैंसर तक जाएगा। फिर अन्न खराब होगा तो सबसे पहले होगा कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत। कब्ज सबसे पहले होगी, गैस बनेगी, फिर और जितने भी, मतलब लास्ट में जाते जाते जब इतनी भयानक कब्ज की समस्या होगी तो ये कैंसर की तरफ लेके चला जाएगा। क्योंकि शरीर की शुद्धि नहीं होगी तो हर जगह कैंसर की गांठें बनेगी। फिर भी नहीं बना तो ये क्या आगे क्या आएगा? विज्ञान का मतलब है कि पूरी बॉडी, विज्ञान का मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, उसमें दिमाग भी आ गया, प्राण भी आ गया, पूरे अन्न भी आ गया, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। इसमें पूरी बॉडी में कोई भी रोग होगा वो खतरनाक हो जाए, मतलब कि टोटल बॉडी इम्बैलेंस। टोटल बॉडी का इम्बैलेंस होगा। और जब ये सारा खराब होगा तो आनंद तो है ही नहीं, तो डिप्रेशन, तो आनंद तो है ही नहीं। अब ये मैंने समझाने की कोशिश की, अब इसको आप उल्टा करिए। आपका मन बहुत खुश है, बहुत शांत है, चित्त शांत है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका प्राण भी अच्छा है। मन खुश है तो सब आनंद में है, प्राण बहुत अच्छा है। प्राण अच्छा है तो पाचन भी अच्छा है। क्योंकि पांच प्राण, ये बहुत लंबा विषय है, पांच प्राण कौन से प्राण का क्या काम। एक प्राण है जो लेना है, एक प्राण है जो छोड़ना है, एक प्राण काम करता है यहां से नीचे नीचे, एक प्राण काम करता है यहां पे, एक प्राण काम करता है पूरी बॉडी पे। पांच प्राण है, प्राण अपान व्यान समान उदान ऐसे बोलते हैं। उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब जो अन्न है, प्राण आ गया, प्राण बहुत मस्त है। जो प्राणायाम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो सुबह सुबह जो आसन करते हैं, आसन के साथ में प्राण की साधना करते हैं, वो कभी भी तनाव में नहीं आते, वो कभी भी परेशानियों में नहीं आते, वो उनका शरीर खुश रहता
क्यों कुछ भाई तो पहले इंतजार कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर होगी? समस्याएं कौन कौन सी आएंगी? अस्थमा, फेफड़ों के रोग, और भी जितने फेफड़ों के रोग होते होंगे, अस्थमा मुख्य है, और फेफड़ों के रोग होंगे जिसको ये समस्या आएगी। फिर भी वो नहीं टिका तो क्या होता है? फिर ये अन्न पे असर करेगी, यानी पाचन तंत्र पे। ये कौन सा तंत्र है? ये तंत्र है श्वसन तंत्र, यानी सांस लेने वाला तंत्र। नाक है, गला है, फेफड़े हैं, और ये जितना भी श्वसन तंत्र है। ये मन वाला है, ये वाला प्राण, ये तंत्र है प्राण का श्वसन तंत्र। अन्नमय तंत्र है पाचन तंत्र। तो जैसे ही प्राण बिगड़ेगा, सांस ऊपर नीचे होगा, तो उसका पाचन खराब होगा। पाचन खराब होते ही कब्ज होगी, गैस बनेगी, अल्सर होगा, घुटने के दर्द होंगे, और पाइल्स होंगी, और उसके बाद कैंसर तक जाएगा। फिर अन्न खराब होगा तो सबसे पहले होगा कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्जियत। कब्ज सबसे पहले होगी, गैस बनेगी, फिर और जितने भी, मतलब लास्ट में जाते जाते जब इतनी भयानक कब्ज की समस्या होगी तो ये कैंसर की तरफ लेके चला जाएगा। क्योंकि शरीर की शुद्धि नहीं होगी तो हर जगह कैंसर की गांठें बनेगी। फिर भी नहीं बना तो ये क्या आगे क्या आएगा? विज्ञान का मतलब है कि पूरी बॉडी, विज्ञान का मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। उसमें दिमाग भी आ गया, प्राण भी आ गया, पूरे अन्न भी आ गया, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर। इसमें पूरी बॉडी में कोई भी रोग होगा वो खतरनाक हो, मतलब कि टोटल बॉडी इम्बैलेंस। टोटल बॉडी का इम्बैलेंस होगा। और जब ये सारा खराब होगा तो आनंद तो है ही नहीं, तो डिप्रेशन, तो आनंद तो है ही नहीं। अब ये मैंने समझाने की कोशिश की, अब इसको आप उल्टा करिए। आपका मन बहुत खुश है, बहुत शांत है, चित्त शांत है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका प्राण भी अच्छा है। मन खुश है तो सब आनंद में है, प्राण बहुत अच्छा है। प्राण अच्छा है तो पाचन भी अच्छा है। क्योंकि पांच प्राण, ये बहुत लंबा विषय है, पांच प्राण, कौन से प्राण का क्या काम। एक प्राण है जो लेना है, एक प्राण है जो छोड़ना है, एक प्राण काम करता है यहां से नीचे नीचे, एक प्राण काम करता है यहाँ पे, एक प्राण काम करता है पूरी बॉडी पे। पांच प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान ऐसे बोलते हैं। उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। अब जो अन्न है, प्राण आ गया, प्राण बहुत मस्त है। जो प्राणायाम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो सुबह सुबह जो आसन करते हैं, आसन के साथ में प्राण की साधना करते हैं, वो कभी भी तनाव में नहीं आते, वो कभी भी परेशानियों में नहीं आते, वो उनका शरीर खुश रहता, स्वस्थ रहता है। जिनका ये स्वस्थ रहता है उनका पाचन अच्छा होता है। पाचन अच्छा होने से क्या होगा? कल हमने चर्चा करी थी, पाचन अच्छा होने से रस अच्छा बनेगा, रक्त अच्छा बनेगा, मांस अच्छा बनेगा, मेद अच्छा बनेगा, मज्जा अच्छी बनेगी, हड्डी अस्थियां अच्छी बनेंगी, और शुक्र और वीर्य भी अच्छा बनेगा। रज रज भी महिलाओं में रज बनेगा। मतलब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर आपका मन अच्छा है तो आपके प्राण अच्छे हैं, प्राण संतुलित हैं, प्राण संतुलित हैं तो आपका अन्न का पाचन बहुत शानदार है। अन्न का पाचन शानदार है तो आपके जो ओज है, ओज यानी जो ऊर्जा है, ओज यानी जिससे जो बीज है, मनुष्य का जो बीज है, उसकी क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे ओज की क्वालिटी बढ़ती चली जाएगी तो ये ऊर्जा भी बढ़ती चली जाएगी, बहुत शानदार, और चमक आती चली जाएगी, दिमाग शांत होता चला जाएगा, दूसरों पे प्रभावी होता चला जाएगा आदमी। आप किसी अच्छे ब्रह्मचारी को देखना, अच्छे उसको किसी शास्त्रीय विद्वान को, वैदिक विद्वान को, ब्रह्मचारी को, किसी अच्छे सन्यासी को देखना तो इतना शांत मिल लगेगा, उनके पास बैठते ही लगेगा कि देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, जिंदगी कितनी आसान है, ऐसा लगने लगेगा। तो अब ये तीनों चीजें, मन भी, प्राण भी, अन्न भी, तो पूरी बॉडी तो वैसे ही फिट है। और जब पूरी बॉडी फिट है तो फिर आनंद ही आनंद है, डिप्रेशन तो है ही नहीं। तो आनंद ही आनंद है।
मैं एक बात जरूर बोलूँगा, जो भाई नए जुड़े हैं वो पहले 4 वीडियो जरूर देख लें, उनमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज की चर्चा जितनी चली है इसके बारे में कोई भाई अपना कमेंट बता सकता है कि आपको कितना क्लियर हो रहा है चर्चा? क्योंकि जब भी किसी बच्चे के लिए आप जाओ तो आपका मन, वचन और कर्म यानी वैचारिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धता यानी स्वस्थता होनी जरूरी है। आप मन से भी स्वस्थ हों, विचार से भी स्वस्थ हों, बुद्धि से भी स्वस्थ हों, आत्मिक दृष्टि से भी स्वस्थ हों, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। बच्चा पैदा करना कोई मजाक नहीं है। वैसे तो कुछ भी पैदा हो रहा है आजकल, सब कुछ एक्सीडेंटल है। हम तो ये कहते हैं कि एक जोड़ी है जिसको माँ बाप कह देते हैं, वो कुछ प्रक्रिया में थे और एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में परिणाम आ गया बच्चा। अभी तक तो यही है। अगर अभी तक ये है तो फिर उस जो बच्चा बिना किसी योजना का है, जिस पे हमने कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर जो वो बच्चा हमारी बात मानेगा नहीं, वो बच्चा हमारे अनुसार चलेगा नहीं, तो फिर हम उसको गालियां देते हैं, बिगड़ गया, समाज गंदा हो गया, समाज ऐसा हो गया, समाज वैसा हो गया। तो वो गाली तो फिर किसको जा रही है? वो गाली तो हम खुद खा रहे हैं, क्योंकि वो जो समाज बनाया किसने बनाया? आप एक पेपर की तैयारी करते हो, किसी शादी की तैयारी करते हो, कहीं भी जाते हो तो तैयारी करते हो, लेकिन ये जो सब एक बहुत बड़ी आत्मा, एक बहुत बड़ा जीवन दुनिया को दे रहे हो, उसकी कोई तैयारी नहीं। तैयारी तो है ही नहीं, कोई तैयारी नहीं। तो तैयारी का मतलब है वैचारिक शुद्धि के साथ, मानसिक शुद्धि के साथ, आत्मिक शुद्धि के साथ। और ये सारा का सारा कैसे होता है ये आप देखिए। मैं इसको बहुत स्लो, मैं इसको विषय को छेड़ नहीं रहा था। साहिल भाई के, साहिल नयन जी हैं, बार बार उन्होंने बोले, इसलिए मैंने 5वां दिन है, चौथा दिन है शायद, 4 दिन से लगातार ये मैं चर्चा कर रहा हूँ। इतना विशाल है ये, इस पे और सुनते चले जाएंगे तो कितना भी हो। लेकिन एक लेक्चर बोल रहा हूँ मैं, एक और लाइव चर्चा में ये लगभग क्लियर हो जाएगा। इतना तो समझ में मेरे ख्याल से आ ही जाना चाहिए कि आपका मन पूरी तरह शांत हो और शांत समझ के साथ हो। ऐसा नहीं कि कोई कहीं भटक रहा है, कोई कहीं भटक रहा है, कोई पीर पंडों में भटक रहा है, कोई कहीं मत्था मार रहा है, कोई कहीं, कोई बाबों में, कोई पीरों में, और कोई इसमें क्या बोलते हैं इसको, मस्जिदों में, और मतलब आप समझ गए होंगे। वो एकदम विज्ञान को समझने वाले, जैसे मैंने बोला था धर्म को समझना यानी विज्ञान को समझना, विशुद्ध विज्ञान को समझना धर्म है। तो जो मैंने आपको जितनी चर्चा की है उसमें कहीं भी आपको ये लगे कि विज्ञान की कमी थी तो आप मुझे बोलिएगा। ये पूरा का पूरा लाइफ साइंस है, ये पूरा का पूरा क्या कह सकते हो, बायोलॉजी है बॉडी की। और बायोलॉजी तो इतना पढ़ाती भी नहीं है, बायोलॉजी इतना सिखाती भी नहीं है, वो केवल बॉडी तक रहती है। हम जो बात कर रहे हैं वो मन, आत्मा और शरीर तीनों की एक साथ बात कर रहे हैं। तो किसी का कोई मैसेज नहीं आया कि आप कितने संतुष्ट हैं यहाँ तक की चर्चा से, जो मैंने पंचकोश की बात की। अब अगर इनकी बात करें तो इनको क्या बोला जाता है ये भी आप देख लीजिए। ये ऊर्जा है, इसको बोला जाता है मनोमय कोश। मनोमय कोश। ये है प्राणमय कोश। ये है अन्नमय कोश। ये है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कहते हैं इसको, वैसे विज्ञान होता है विज्ञानमय कोश। और ये है आनंदमय, आनंदमय कोश। अब अगर आपने इन कोशों को संतुलित कर लिया तो ये समझिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत शानदार है। भाई क्या बात समझ नहीं आ रहा है क्या? कुछ किसी का कोई कमेंट नहीं आया। मैंने एक बार बोला है कि भाई ये तो बताइए कि कहाँ तक किसको क्या समझ आया, कोई कमेंट नहीं आया। ये मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं है। अरे मैं क्योंकि मैंने पढ़ाया है 5-7 साल, तो मैं एक अध्यापक भी रहा हूँ, तो ऐसा लगता है कि जो सामने बैठा है उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए।
अच्छा लगा बुरा लगा, सही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा का सारा। किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों आज, या यहां पे रोक दिया जाए? अगर यहां पे रोकना है तो वो भी बता दो भाई। वैसे कमाल हो गया आज तो। अच्छा, फिर से मेरी समझ, मेरे तरफ से ये कुछ दिक्कत थी। पूरी बात समझ आ रही है, जानकारी अच्छी है, काफ़ी हद तक संतुष्ट है जी। अरे कृष्ण भाई, काफ़ी हद तक यानी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, तो जो काफ़ी हद में जो कमी है पूरी में, उसमें क्या दिक्कत है? साहिल भाई, मैं वही तो ज़मीन तैयार कर रहा हूँ, उसी पे तो ज़मीन तैयार कर रहा हूँ मैं कि कैसे ज़मीन की तरह माँ बाप को भी स्वस्थ होना चाहिए, वही तो मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये जो ज़मीन है, ये जो पंचकोश है, ये क्या है? ये शरीर में है सारे, इन सभी को बोलो तो ये शरीर है। लेकिन शरीर में जो मन है वो सबसे मुख्य विषय है। तो मन आपका शांत हो, मन आपका शांत है तो ये सारी चीज़ें बहुत शांत होंगी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब अगर ये आपको समझ आ गया है तो अगली जो चर्चा है वो बहुत गहरी है। अब हमने क्या करना है, यहां पे आना है, अब शरीर की बात है। शरीर शुद्धि, हमने एक बात लिखी थी यहां पे, शरीर शुद्धि में हम जब चर्चा कर रहे थे, आहार शुद्धौ सतौ शुद्धि, सतो शुद्धौ ध्रुव स्मृति, ये हमने लिखा था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमने लिखा था, आहार शुद्धौ सतौ शुद्धि, सतो शुद्धौ ध्रुव स्मृति। आहार अगर स्वस्थ है तो अच्छा है, यानी अगर आप बच्चे की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सबसे पहला काम हो कि आप केमिकल मुक्त भोजन खाएं, ये सबसे जरूरी है। केमिकल मुक्त आहार हो, आहार में चाहे फल हो, सब्जियां हो, दूध हो या मेवे हो, कुछ भी, और इसमें आ जाएगा औषधियां भी। ये पूरा का पूरा केमिकल फ्री होना चाहिए। अब चलो ये तो हमने केमिकल फ्री कर लिया, अब दूसरी बात ये है हमारी अन्न की समझ। ये हमारी अन्न की समझ है। अब दूसरी बात है शरीर की समझ। शरीर की समझ क्या है, मैं इसमें एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक ऋषि ने अपने बच्चों को पूछा कि बताइए भाई, स्वस्थ कौन है? तो किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, किसी ने कोई जवाब दिया, लेकिन एक बच्चे ने बहुत शानदार जवाब दिया। वो जवाब आज तक का सबसे पूर्ण जवाब है, सबसे संतुष्ट करने वाला जवाब है। उसने क्या बोला, ये हर एक उस माँ बाप के लिए जिसको संतान की तरफ बढ़ना है। उसने क्या बोला, जो शरीर की प्रकृति को देखकर खाता है। शरीर की प्रकृति यानी आपका शरीर पित्त का है, आपका शरीर वात का है, आपका शरीर कफ का है, वो देख के जो खाता है। दूसरा, जो दिनचर्या से देख के खाता है, दिनचर्या समझ के खाता है।
भाई कुछ देर व्यवधान रहा, समस्या रही, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहे, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी देर में तो छोड़ के भी भाग जाते। चलिए ठीक है भाई, बस आगे तो कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, यही कह रहा था कि पहले जो है वो शरीर की प्रकृति के अनुसार खाए, दिनचर्या समझकर खाए, और यह है ऋतुओं को समझ के खाए। वात पित्त प्रकृति के अनुसार खाए, दिनचर्या यानी सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, रात को क्या खाना, क्या नहीं खाना, वो खाए। अन्न को समझना मतलब है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं जो नहीं खाई जा सकती। जैसे हम क्या करते हैं ज़्यादातर, दूध प्लस प्याज, दूध प्लस नींबू, सब्जी, मतलब ये ऐसा नहीं कि सीधा खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, ठीक नहीं है। जैसे दूध प्लस लहसुन, ऐसे करके ये सारी चीजें, दूध के साथ कटहल। मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि अन्न की भी समझ हो, शरीर की भी अपनी प्रकृति पता हो, दिनचर्या में सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, इसका पता हो, ऋतुओं में जैसे अभी सुशील भाई बताते हैं कि जो ये समय चल रहा है इसके अनुसार आपको खाना चाहिए। आज की मतलब इन दिनों की बातें हैं। अभी तक उन्होंने बताया कि जो जैसे सुशील भाई को मैं सुन रहा था 2-3-4 दिन पहले, कि पिछले 2-3 दिन पहले तक, यानी श्रावण से जो भादुआ जिसको बोल रहे हैं, भाद्रपद जो महीना है, ये भादुए में आधे भादुए तक हम अचार खा सकते हैं। अब नहीं खाएंगे क्योंकि अब ठंड शुरू हो जाएगी और शरीर की जो पित्त है वो बाहर निकलेगी, और अचार पित्त को बढ़ाएगा तो शरीर में बुखार आएंगे पित्त के, तो वो नहीं खाना। ऐसे करके दही नहीं खानी। फिर अभी तक लगभग सावन के महीने में जो वात का महीना था उसमें आपको मालिश करनी थी, अब मालिश नहीं करनी है। गर्मी के ग्रीष्म ऋतु है उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी थी, हल्की हल्की मेहनत कर सकते थे, लेकिन ठंड आएगी तो ठंड में मेहनत अति कर सकते हैं, पसीना कितना भी निकालो, कितनी भी टफ एक्सरसाइज करो, वो जरूरी है। लेकिन कहीं भी एक्सरसाइज जो है वो गर्मी में नहीं करनी होती, सर्दी में ही करनी होती है। तो इसीलिए आहार की पहचान हो, शरीर की पहचान हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन दोनों में जैसे ये समझ आ जाएगा तो फिर आपको समझने में समझ आ जाएगा। इसके बाद अगला पड़ाव शुरू होता है यहाँ पे, शरीर शुद्धि, ये पड़ाव आ जाता है गर्भ संस्कार का। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत थोड़ी सी चर्चा आज की, कल इसको ख़त्म कर देंगे अगर आपको ये क्लियर समझ आ रहा है तो। मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत की है भाई, जैसा मैं समझा पाता हूँ, जैसी मेरी हिम्मत है समझाने की, और जो मेरी समझ में आया है अभी तक वो। अब क्या है, जैसे शरीर शुद्धि की बात होती है तो शरीर शुद्धि में सबसे पहले तो ये है कि आप ब्रह्मचर्य रखिए। आधी समस्याओं को तो ये खत्म कर देता है। ब्रह्मचर्य कौन सा? जैसे मैंने कल बताया था, जो शारीरिक संबंधों में सबसे पहले जो कामसूत्र वाली कंडीशन वो अप्लाई करनी है। अपने जीवन साथी को बर्बाद नहीं करना, अपने जीवन साथी के जीवन में सुख और दुख दोनों में रहना है। ब्रह्मति, साथ में दूसरा है रोग मुक्त। रोग मुक्त होने के लिए फिर आपको पहले वो समझना पड़ेगा, वात पित्त कफ समझना पड़ेगा, दिनचर्या समझनी पड़ेगी, अन्न समझना पड़ेगा, शुद्ध की खोज करनी पड़ेगी। जैसे मैं खेती पे काम कर रहा हूँ तो कुछ सहयोग मैं भी कर सकता हूँ, वो करना पड़ेगा। तो रोग मुक्त किसी वैद्य के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको ब्रह्मचर्य के ज्ञान की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, वो जरूरी है। तीसरे नंबर पे जब आप रोग मुक्त होंगे तो इसमें सबसे जरूरी जो है वो है पंचकर्म से शुद्धि, पंचकर्म से शरीर शुद्ध। अब पंचकर्म से शरीर शुद्ध हो, ये तीनों चीजें सबसे जरूरी हैं। पंचकर्म क्या है? पंचकर्म आपके सिर से लेके
और आपके पूरे सारे ऑर्गनों को जोड़ते हुए पैर तक पूरे शरीर को एक दिशा दे देता है, पूरे शरीर को एक शुद्ध मतलब रोग मुक्त कर देता है। कहने का मतलब ये है। अब किसी को भी अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें गर्भ संस्कार की तरफ जाना है, तो आप ये जरूरी करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले आप ब्रह्मचर्य रखेंगे, संयम रखेंगे। और ब्रह्मचर्य में 5 चीजें हैं। आपकी आंखें, आपका जीवा, कान, नाक और त्वचा। आंखों से जो आप देखोगे वैसे आपके संस्कार बनेंगे और वैसा ही आपका रज और आपका वीर्य बनने वाला है। जैसा आप खाओगे वैसे आपका रज और वीर्य बनने वाला है। जैसा सुनोगे वैसे आपके संस्कार का असर रज वीर्य पे पड़ने वाला है। जैसा आप सूंघोगे वैसा आपका असर पड़ने वाला है। और त्वचा, जैसा आप महसूस करोगे, एसी में रहोगे तो शरीर वैसा बनेगा, गर्मी में तपाओगे तो वैसा बनेगा, एक्सरसाइज करोगे तो वैसा बनेगा, पसीना निकालोगे तो वैसा बनेगा। तो त्वचा पे ये। अब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने अपने बच्चे के समय पे लगभग गर्भधान संस्कार से 1 साल पहले हवन शुरू किया और जन्म के 2 साल तक लगभग 3 से 3.5-4 साल तक हवन लगातार मैंने किया, वैदिक हवन। उसका असर ये है कि अब छोटा बेटा है, जो बेटा है तो हम तो बैठ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है। कभी वो सोते हुए, जागते हुए कभी फालतू रोना, चिड़चिड़ा होना, कदे 2 मन भी नहीं हुआ। दूसरा, बीमारी बहुत ज़्यादा है। तीसरा, उसके बाद आज तक वो हमें ये समस्या नहीं आई कि उसने चारपाई पे या बेड पे पेशाब कर दिया हो। अपनी ही समझ, कभी रोता हुआ नहीं उठेगा। अगर 10 मिनट सोया है और किसी ने चिल्ला के उठा दिया, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही फ्रेश उठेगा जितना सोया था। बोलते कि कच्ची नींद बच्चे को उठा दिया, वो कभी नहीं परेशान होता कि कच्ची नींद उठ गया। वो सारा का सारा असर है कि माँ का जीवा जैसा खाएंगे, तीखा खाएंगे तो वैसा असर आएगा, मीठा खाएंगे तो वैसा आएगा, ऑयली खाएंगे तो वैसा आएगा। क्यों, कुछ भाई तो पहले इंतजार कर रहे हैं। आवाज मेरी क्लियर होगी? एक बार मैसेज में आप बता। तो दिनचर्या समझ के खाता है। भाई कुछ देर व्यवधान रहा, समस्या रही, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन फिर भी आप जुड़े रहे, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी देर में तो छोड़ के भी भाग जाते। चलिए ठीक है भाई, बस आगे तो कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं की थी, यही कह रहा था कि पहले जो है वो शरीर की प्रकृति के अनुसार खाए, दिनचर्या समझकर खाए, और यह है ऋतुओं को समझ के खाए। वात पित्त प्रकृति के अनुसार खाए, दिनचर्या यानी सुबह क्या खाना, शाम को क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, रात को क्या खाना, क्या नहीं खाना, वो खाए। अन्न को समझना मतलब है कि कौन सी चीज़ें गलत हैं जो नहीं खाई जा सकती। जैसे हम क्या करते हैं ज़्यादातर, दूध प्लस प्याज, दूध प्लस नींबू, सब्जी, मतलब ये ऐसा नहीं कि सीधा खाते हैं, सब्जी में खाते हैं, ठीक नहीं है। जैसे दूध प्लस लहसुन,
ऐसे करके ये सारी चीज़ें, दूध के साथ कटहल। मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं कि अन्न की भी समझ हो, शरीर की भी अपनी प्रकृति पता हो, दिनचर्या में सुबह क्या खाना शाम को क्या खाना इसका पता हो, ऋतुओं में जैसे अभी सुशील भाई बताते हैं कि जो ये समय चल रहा है इसके अनुसार आपको खाना चाहिए। आज की मतलब इन दिनों की बातें हैं। अभी तक उन्होंने बताया कि जो जैसे सुशील भाई को मैं सुन रहा था 2-3-4 दिन पहले कि पिछले 2-3 दिन पहले तक, यानी श्रावण से जो भादुआ जिसको बोल रहे हैं, भाद्रपद जो महीना है, ये भादुए में आधे भादुए तक हम अचार खा सकते हैं। अब नहीं खाएंगे क्योंकि अब ठंड शुरू हो जाएगी और शरीर की जो पित्त है वो बाहर निकलेगी, और अचार पित्त को बढ़ाएगा तो शरीर में बुखार आएंगे पित्त के, तो वो नहीं खाना। ऐसे करके दही नहीं खानी। फिर अभी तक लगभग सावन के महीने में जो वात का महीना था उसमें आपको मालिश करनी थी, अब मालिश नहीं करनी है। गर्मी के ग्रीष्म ऋतु है उसमें एक्सरसाइज नहीं करनी थी, हल्की हल्की मेहनत कर सकते थे, लेकिन ठंड आएगी तो ठंड में मेहनत अति कर सकते हैं, पसीना कितना भी निकालो, कितनी भी टफ एक्सरसाइज करो वो जरूरी है। लेकिन कहीं भी एक्सरसाइज जो है वो गर्मी में नहीं करनी होती, सर्दी में ही करनी होती है। तो इसीलिए आहार की पहचान हो, शरीर की पहचान हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इन दोनों में जैसे ही ये समझ आ जाएगा तो फिर आपको समझने में समझ आ जाएगा। इसके बाद अगला पड़ाव शुरू होता है यहाँ पे शरीर शुद्धि, ये पड़ाव आ जाता है गर्भ संस्कार का। ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत थोड़ी सी चर्चा आज की, कल इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपको ये क्लियर समझ आ रहा है तो मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत की है भाई, जैसा मैं समझा पाता हूँ, जैसी मेरी हिम्मत है समझाने की, और जो मेरी समझ में आया है अभी तक वो। अब क्या है, जैसे शरीर शुद्धि की बात होती है तो शरीर शुद्धि में सबसे पहले तो ये है कि आप ब्रह्मचर्य रखिए। आधी समस्याओं को तो ये खत्म कर देता है। ब्रह्मचर्य कौन सा? जैसे मैंने कल बताया था, जो शारीरिक संबंधों में सबसे पहले जो कामसूत्र वाली कंडीशन वो अप्लाई करनी है। अपने जीवन साथी को बर्बाद नहीं करना, अपने जीवन साथी के जीवन में सुख और दुख दोनों में रहना है। ब्रह्मति साथ में दूसरा है रोग मुक्त। रोग मुक्त होने के लिए फिर आपको पहले वो समझना पड़ेगा, वात पित्त कफ समझना पड़ेगा, दिनचर्या समझनी पड़ेगी, अन्न समझना पड़ेगा, शुद्ध की खोज करनी पड़ेगी। जैसे मैं खेती पे काम कर रहा हूँ तो कुछ सहयोग मैं भी कर सकता हूँ, वो करना पड़ेगा। तो रोग मुक्त किसी वैद्य के पास